पॉइंट हम पढ़ेंगे एक चर्चित व्यक्ति के नाम का, जिसका नाम होगा डॉक्टर कपिल दुआ। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में अग्रणी डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि भारत में क्या है कि हेयर फॉल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। इस समय एक नया जो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है तराया, जिसका एडवर्टीजमेंट काफ़ी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारत में कहीं ना कहीं हेयर फॉल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस मामले में अग्रणी जो डॉक्टर हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट के, डॉक्टर कपिल दुआ, इनको अभी हाल ही में एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये संस्था पूरे एशिया के स्तर पे काम करती है, जहां पे भारतीय व्यक्ति के लिए गर्व की बात है और भारत के लिए भी गर्व की बात है कि हमें इतने बड़े बड़े पदों पे सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे काम्या कार्तिकेयन की बात करेंगे। काम्या कार्तिकेयन अपने पिता एस कार्तिकेयन के साथ 20 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर भारत की सबसे युवा, मात्र 16 वर्ष की और 9 महीने की उम्र, अर्थात मान के चलो 3 महीने बाद ये 17 साल की कंप्लीट हो जाती, पर्वतारोही बनी है। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई भारत की सबसे युवा पर्वतारोही का नाम क्या है, या स्टेटमेंट वाइज दे देगा, तो काम्या कार्तिकेयन हो जाएंगी। वहीं करीना कपूर खान, जी हाँ, सैफ अली खान की वाइफ जो मैं है उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, करीना कपूर खान जी की बात करेंगे तो 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जिसे हम कहते हैं, इन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना को अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है। नेशनल एम्बेसडर इनको नामित किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। और यूनिसेफ क्या होता है? बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के लिए फंडिंग करती है, पूरी संस्था काम करती है। तो उसका इन्हें नेशनल एम्बेसडर बना दिया गया है। वह प्रत्येक बच्चे के बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने में इस गैर लाभकारी संगठन का समर्थन भी करेंगी। तो इसे एम्बेसडर बना दिया गया इनको। रुचिरा कंबोज जी की बात करेंगे, काफ़ी अच्छा इनका कार्यकाल रहा था यूएनओ के अंतर्गत। और इसी के आगे हम इसको पढ़ेंगे कि 1 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यरत भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज अब सेवानिवृत्त हो गई। जैसे यूएन में क्या होता है कि हर एक देश की तरफ से एक स्थायी प्रतिनिधि जाता है, जिनको सैलरी वगैरह भारत की सरकार देती है। तो इस बार जो थी रुचिरा कंबोज जी थी, जो भारत की तरफ से पहली महिला थी, और ये अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अगस्त 2022 में कार्यकाल ग्रहण किया था, और 31 मई 2024 में वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो रुचिरा कंबोज 2022 से ही चर्चा में थी, लेकिन प्रश्न में अभी तक नहीं पूछा गया, तो हो सकता है इस बार इनको पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट की ओर डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे पीटर हिग्स के बारे में। ये कौन है भैया? 8 अप्रैल 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। तो यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले नोबेल लॉरिएट व्यक्ति थे, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पायरेशन की बात थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और उससे भी बड़ी बात है कि पीटर को हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल्स के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के साथ दुनिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो पीटर हिग्स, और इन्हीं के नाम पर हिग्स बोसान पार्टिकल का नाम रखा। बोसान इनके एक सहवैज्ञानिक थे, उनके नाम पर भी रखा गया। आगे देखते हैं ज्योति रात्रे की अगर हम बात करें तो 19 मई 2024 को एमपी की 55 वर्षीय उद्यमी और फिनटेक उत्साही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। तो यहाँ पर आपने 2 प्रश्न पढ़ लिए। एक तो पढ़ा काम्या कार्तिकेयन के बारे में, जो सबसे युवा थी, 16 वर्ष 9 महीने की, जो अपने पिता के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करती है, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों? लगभग 8,848 मीटर। अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ कि 9,000 मीटर अगर हम मान लेते हैं, या फिर इन शॉर्ट आपको समझने के लिए 9 किलोमीटर की लंबाई इसको मान लीजिए। अब जैसे आप 9 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, तो उसी तरीके से इमेजिन कर लो कि इसको अगर आप ऊपर आसमान की ओर देखेंगे तो 9 किलोमीटर तक इन्होंने ऊपर चढ़ाई की है, जहां से पूरी दुनिया गोल दिखती है। कई बार आपने रील्स देखी होगी ना 360 डिग्री एंगल पे, तो वो यहीं से होता है शूटिंग। अब यहां पर देखेंगे, आगे देख लेते हैं। तो यहां पे ज्योति रात्रे को भी याद रख लेना आपको, क्योंकि ये एक तो एमपी की है, 55 वर्षीय उद्यमी है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला भी बन गई है। अब यहाँ पे देखो, एक हिस्टोरिकल प्रश्न भी बनता है, जो आपको बताना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बता देना कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन सी महिला भारतीय थी जो चढ़ी थी, मतलब कि माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतह किया था। कमेंट सेक्शन में बताना।
फिर यहीं पे हम देखेंगे कामी रीता शेरपा, जो कि 22 मई 2024 को नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। पहली चढ़ाई उन्होंने 1994 में की थी। तो देखा जाए तो ये उनका शौक बन गया, पैशन बन गया। ये 30 बार अब तक पूरी चढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हैं। सोचो इतने डेंजर स्थान पे, हालांकि इनको पूरी हैबिट हो चुकी है। मुझे लगता है जिस तरीके से बंदर के लिए एक छत से दूसरी छत पे या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ना, छलांग मारना आसान होता है, ठीक उसी प्रकार से इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना एज लाइक अ सीढ़ी चढ़ना, ऐसा लग रहा होगा कि अपने घर की सीढ़ी चढ़ रही है। अरुण योगीराज भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि मूर्तिकार अरुण योगीराज जी के द्वारा भगवान श्री राम की 51 इंच की लगभग 4.24 फीट वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, जो कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो कई बार होता है ना, पूछा जाता है आपसे कि भाई जो भगवान श्री राम जी का रामलला के रूप में जो बनाई गई है मूर्ति, इसके मूर्तिकार कौन थे? तो अरुण योगीराज जी थे। कौन थे इसके? अरुण योगीराज जी। अब यहाँ पे वही हम देखेंगे साइमा वाजिद को, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है और ये शेख हसीना जी की ही बेटी हैं, जिनको क्या उपलब्धि हासिल हुई? तो बांग्लादेश की साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और 1 फरवरी 2024 को इस पद का कार्यभार भारत की पूनम खेत्रपाल से इन्होंने ग्रहण किया। इससे पहले पूनम खेत्रपाल के पास यह पद था जो भारत की थी, अब बांग्लादेश की साइमा वाजिद को दे दिया गया, क्योंकि WHO तो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता ही है, साथ ही साथ उसके कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जहां पर WHO क्या करता है, उसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी देश में पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं उनको इस डायरेक्टर की पोस्ट पे दे दिया जाता है। तो ये आपकी जो साइमा वाजिद है, शेख हसीना जी की बेटी हैं, तो इनको ये पद दिया गया है। आगे देखते हैं, हम मुनव्वर राणा जी की बात करेंगे। ठीक है, मुनव्वर राणा जी की बात करते हैं तो प्रसिद्ध उर्दू शायर हैं मुनव्वर राणा जी, जो कि 14 जनवरी 2024 को लखनऊ में ही इनका निधन हो गया। हालांकि इनका जन्म भी 26 नवंबर 1952 को रायबरेली यूपी में ही हुआ था। तो यूपी के रायबरेली में इनका जन्म, निधन इनका लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश का स्पेशल बन सकता है, क्योंकि मुनव्वर राणा की आप लोगों ने भी कोई ना कोई शायरी को जरूर गीत गाया होगा या उनकी शायरी को जरूर सुना होगा। तो ये मुनव्वर राणा जी हो गए। अब चलते हम चर्चित स्थलों की बात कर लेते हैं। जैसे पहला ही स्थल आपका आएगा प्रकाशम। भाई क्या है प्रकाशम के बारे में? जो कि आंध्रा अर्थात आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो यहां आप देखोगे बड़ोदरा विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने जून 2024 में आंध्रा के प्रकाशम जिले में दुनिया के सबसे पुराने लगभग 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की है और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पुरातत्वविदों ने भी खोज में योगदान किया। तो यहाँ पे देखोगे 4 देशों का योगदान हो गया। पहला जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ साथ हमारे भारत के भी वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए जो पुरातत्वविद थे, हिस्टोरियन थे। भारत में भी कौन सी यूनिवर्सिटी के थे? तो आपसे पूछा जा सकता है तो बड़ोदरा विश्वविद्यालय। और ये दुनिया का सबसे प्राचीन घोंसला यहाँ पे इनको मिला है शुतुरमुर्ग का। 41,000 वर्ष पुराना ये घोंसला था। कहाँ पे मिला? प्रकाशम में। प्रकाशम कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश के राज्य में आता है, एक जिला है। फिर बात करेंगे हम गुजरात में पड़ता बेट। जैसे देखोगे साधु बेट द्वीप भी गुजरात में स्थित है। और अगर हम बात करें साधु बेट द्वीप की, तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कि वी राम सुतार जी ने बनाई है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें पड़ता बेट की, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पे केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की एक खोज की है। अभी तक हम लोग जो पढ़ते ना कि हड़प्पा बस्ती के बारे में कि लोथल मिली, रंगपुर मिली, धौलावीरा मिली, ये सब मिले हैं। लेकिन उन्होंने बताया केरल विश्वविद्यालय के जो पुरातत्वविद थे, हिस्टोरियन थे, कि भाई पड़ता बेट में भी एक हड़प्पा बस्ती मिली है जो बहुत पुरानी है। उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा काल तक के कंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हैं, अर्ध कीमती पत्थर मिले हैं, टेराकोटा स्पिंडल भंवर मिले हैं, तांबा, विभिन्न उपकरण। तो ऐसे प्रमाण चिन्ह मिले जहां पे हड़प्पा सभ्यता के भी प्रमाण है और उत्तरी हड़प्पा काल के भी आपको प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो यहां से इन्होंने पड़ता बेट किससे संबंधित हो गया? अब ये हड़प्पा एक साइट हो गई, यानी कि हड़प्पा की खोज के अंतर्गत इसे भी शामिल कर दिया गया। अब यहाँ पर देखो, जो आप लोग किताब पढ़ रहे होते हो, जो मैगजीन पढ़ रहे होते हो, तो उसमें क्या करते हो कि पूरी की पूरी लाइन पढ़ते हो, पूरी डिटेल पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो। और जब कहानी पढ़ोगे तो कहानियों में ही खो जाओगे। और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो तो याद करते हो, लेकिन उसके साथ बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी याद करते हो। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूछा जाता है। और ये कैसे पता चलता है? जब आप लोग PYQ एनालिसिस करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ भाई, एग्जाम में करंट अफेयर्स का भी लेवल कैसा हो सकता है।
और मैं खुद इस फील्ड में आप लोगों को लगभग 3 से 4 साल से आप लोगों को टीचिंग दे रहा हूं, साथ ही साथ 2 बार प्रीलिम्स निकालकर मेंस भी लिखा 2022 और 23 का, तो एक आइडिया रहता है। और फिर टेस्ट सीरीज भी आप लोग सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी कल टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई थी ध्येय आईएएस की, टेस्ट नंबर 16 फुल टेस्ट था, जिसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मान लो 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 18 से 19 करंट अफेयर्स के टॉपिक तो वही थे, सेम वही लाइनें जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाई थी। बाकी कचरा मटेरियल मैंने भी छोड़ दिया और ध्येय वालों ने भी छोड़ रखा था, क्योंकि उनकी टीम तो मुझसे भी लाख गुना अच्छी है, बहुत अच्छी बेस्ट टीम है, तो उन्हें भी पता है कि एग्जाम का ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। महबूब नगर, भाई महबूब नगर तेलंगाना में स्थित है। गंगापुरम महबूब नगर में मार्च 2024 में कल्याणी के चालुक्य राजवंशों के 900 वर्ष पुराने शिलालेख की खोज की गई है। तो कौन से वंश का मिला? चालुक्य वंश का, जो कल्याणी के चालुक्य कहलाते हैं, और इनके शिलालेख अभी हाल ही में गंगापुरम कह सकते हो या फिर महबूब नगर कह सकते हो, तेलंगाना में इनकी खोज की गई है। इंडोनेशिया, जो कि इंटरनेशनल एक देश है, बात करते हैं इंडोनेशिया स्थित ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट अभी फिर से हुआ है। अभी लेटेस्ट जो है कि इसमें विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के अगर हम सक्रिय ज्वालामुखियों की लिस्ट देखते हैं तो माउंट मेरापी है वहां पे, रुआंग माउंट ज्वालामुखी, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये रिंग ऑफ फायर जो लगातार ज्वालामुखी कहीं ना कहीं आते रहते हैं इसमें पैसिफिक ओशन में, तो उस जोन में ये भी स्थित है। बात करेंगे कोडागू। पहले से आपको पता है कि कोडागू कर्नाटक में है, लेकिन ये चर्चा में है कि कोडागू में बहने वाली जो लक्ष्मण तीर्थ नदी थी दोस्तों, यहां पर भीषण गर्मी के कारण यह नदी ही सूख गई और यह नदी कावेरी में गिरती है। तो जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये कावेरी में गिरती थी, लेकिन अब यह पूरी तरीके से सूख गई है। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी, कहीं आप ऐसा ना सोचो कि अयोध्या या फैजाबाद के आसपास कोई छोटी नदी होगी, ऐसा नहीं है। ये साउथ इंडिया में कोडागू जिले में बहती थी। न्यू कैलिडोनिया की बात करेंगे। 15 मई 2024 को फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया में 12 दिवसीय आपातकाल की घोषणा की है, और यह फ्रांसीसी विदेशी द्वीपीय क्षेत्र है। जो न्यू कैलिडोनिया है ना, ये फ्रांस के ही अंतर्गत रहता है, यानी कि फ्रांस का इस पे अधिकार होता है। न्यू कैलिडोनिया की सीमाएं जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और वनुआतू से मिलती है। तो ये आप अगर जो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया वाला जो देश देखते हैं, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं और लॉजिकल तरीके से आपको बताऊं तो आपने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में जो ग्रेट बैरियर रीफ देखी होगी, प्रवाल भित्ति देखी होगी, उसके थोड़ा सा राइट में अगर आप देखोगे तो वहां पे न्यू कैलिडोनिया देखने को मिल जाएगा। उसी के ऊपर आपको वनुआतू देखने को मिलेगा, उधर साइड में आपको फिजी देखने को मिलेगा, नीचे आपको पैसिफिक ओशियन और न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे देश इसके आसपास बाउंड्री शेयर करते हैं, और इस पे जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? फ्रांस का कंट्रोल होता है। इसने अभी हाल ही में क्या किया है? एक आपातकाल घोषित किया है 12 दिवसीय। अब चलते हैं नवीन नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, जो अलग अलग पदों पे, जो विभागीय पदों पे नियुक्तियां होती हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज शाम को आपको सीसैट के जो पीवाईक्यूज में करा रहा था 2012, 13, 14 के, तो आज 2015 का पेपर करा दूंगा, कल 2016 और उसके अगले दिन 2017। तो 3 पेपर लगातार मैं करा दूंगा, क्योंकि देखो मुझे भी टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। बहुत सारे टारगेट्स आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, आप लोग उस चीज को देखते हुए अपनी तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी रह जाती है, जैसे टेस्ट पेपर हो गया या इकोनॉमिक घटना चक्र की अभी 2-4 क्लासेस बाकी हैं, और फिर उसी में आपकी सीसैट भी है, करंट अफेयर्स है। तो सारी चीजें मैं भी लेकर चलता रहता हूं, साथ में मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूं, तैयारी वगैरह में और भी काम रहते हैं एक्स्ट्रा, तो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों का बहुत जल्दी सितंबर से पहले ही पूरा सीसैट में कवर करा दूंगा। तो नई नियुक्तियों को देख लेते हैं, नवीन नियुक्तियां। जैसे साइमन मैक जी कौन है? भाई साइमन मैक कौन है? जून 2024 में भारत के पहले एआई यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी का कुलपति, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मैक को नियुक्त किया गया है। ध्यान से समझना कि जो एआई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो आपके भारत के अंतर्गत एआई यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी है, तो इस पे आप देखोगे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत प्रमुख हैं, और इन्हीं को क्या किया गया है? साइमन मैक जी को भारत का कुलपति नियुक्त किया गया एआई यूनिवर्सिटी का, और कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले वो पहले विदेशी नागरिक भी बन गए, अर्थात भारतीय नागरिक नहीं बनाया गया, पहले ही विदेशी नागरिक बना दिए गए हैं। कपिल सिब्बल जी को देख लेते हैं, जो एक वरिष्ठ मतलब कि वकील भी हैं, एडवोकेट भी कह सकते हो, बार काउंसिल के अध्यक्ष भी बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं।
तो अभी ये चर्चा में भी इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राजनेता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, राजनेता कपिल सिब्बल जी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मई 2024 में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और इस पद के ये चौथी बार चुने गए, यानी ये चौथी बार ऐसा हुआ है कि इस पद के अध्यक्ष बनाए गए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल है तो बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए इनका भी नाम जरूरी है याद रखना। एडमिरल दिनेश कुमार जी को बात करेंगे तो 30 अप्रैल 2024 को 26वें नौसेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया गया। हालांकि अब अगर देखोगे तो यूपीपीसीएस का अब ट्रेंड ऐसा नहीं रह गया है कि आपसे नौसेना या वायुसेना या आर्मी चीफ वगैरह पूछे, लेकिन फिर भी होता है ना कि दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो कि मिलान करने को दे दे। यूपीएससी तो देखो इन सब चीजों को अलग नहीं मानता, यूपीएससी तो हर बार आपको पुलिस, जेल, एयरफोर्स इन सब से रिलेटेड प्रश्न देता है। आयोग भी कभी कभी दे सकता है क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत हमें इन चीजों को पढ़ना होता है, तो यहां पर ऐसे भी लोगों का नाम याद रखना पड़ेगा जरूरी। जेठा अहिर है भैया कौन? गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम लोग नाफेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाफेड, NAFED, तो इसकी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए जेठा अहिर को। तो ये कौन थे? गुजरात विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले, और मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दिलीप संधानी जी की बात करेंगे तो 9 मई 2024 को भारतीय किसान उर्वरक संघ यानी इफ्को जिसको हम कहते हैं, इसका अध्यक्ष लगातार दूसरी बार चुना गया है। भाई इस समय सरकार लगातार इफ्को यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर, उर्वरक इन सभी पे फोकस कर रही है। तो इफ्को जो है कि सबसे बड़ी कंपनी है उर्वरक के मामले में, सरकारी संघ भी है, तो इसका अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए दिलीप संघानी जी हैं। संजय कुमार मिश्र जी की बात करेंगे तो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, जो कि 6 मई 2024 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया है और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। आपको याद होगा कि 11 फरवरी को जब आरओ एग्जाम था तो उससे पहले एक 2023 में एक बिल आया था जिसमें जीएसटी में संशोधन करते हुए जीएसटी 80 अर्थात अपीलिएट ट्रिब्यूनल को गठित किया गया था। किसमें? जैसे जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, इसी में 80 और जोड़ दिया गया, अपीलिएट ट्रिब्यूनल। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आप ट्रिब्यूनल में क्लेम कर सकते हो या फिर उसमें अपनी सुनवाई के लिए अपील दायर कर सकते हो। तो उसके अध्यक्ष का भी गठन किया गया पहली बार, और ये कौन बनाए गए? संजय कुमार मिश्र, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत गठित एक अपीलीय प्राधिकरण है और जिसका मुख्य पीठ आपकी कहां पे है? नई दिल्ली में है। तो ये पहली बार गठित हुए, तो हो सकता है यहां से भी एक आध प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर मनोज पांडा जी की बात करेंगे। भारत सरकार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त कर दिया गया। ध्यान से समझना एक बात कि 16वें वित्त आयोग का अगर हम गठन की बात करें तो किसके नेतृत्व में गठन किया जा रहा है? तो वो हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया जी। और ये अरविंद पनगड़िया जी कौन सी पर्सनालिटी है? जो आपको पता होगा कि जब 2015 में फर्स्ट टाइम नीति आयोग गठित हुआ था तो उसके अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री जी, और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया था। तो अब 16वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है, लेकिन इसमें जो 4 सदस्य होते हैं उसमें आप देखोगे कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मनोज पांडा जी को नियुक्त किया गया। किसको किया गया है? मनोज पांडा जी को। अब आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर और भी जानकारी लेते हैं कि मनोज पांडा ने निरंजन राज्याध्यक्ष का स्थान लिया है, जिन्होंने पिछले दिनों व्यक्तिगत कारणों से ही त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने त्यागपत्र दिया तो मनोज पांडा जी को यह स्थान मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अभी मैंने बताया आपको, जैसे एडमिरल दिनेश कुमार जी की तो ये 26वें नौसेना अध्यक्ष थे, उसी तरीके से थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को बनाया गया है। संजीव पुरी जी की बात करेंगे, इनको भारतीय उद्योग परिसंघ CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का 2024-25 के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 19 मई 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया। अब जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, CII हो गया, ये सब प्रमुख व्यापारिक संघ हैं, तो इनके अध्यक्षों की नियुक्ति का भी पता रहना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, किशोर मकवाना जी की बात करें तो यहाँ पर किशोर मकवाना की बात करें तो मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इन्होंने विजय सांपला जी का स्थान लिया है। विजय सांपला जी का, जो कि SC कमीशन, जो कि एक संवैधानिक आयोग है, किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो 338 आर्टिकल के अंतर्गत इसको रखा गया है और यहाँ पर किशोर मकवाना जी को उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। MV राव जी की बात करेंगे तो IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें 2024 में चुना गया।
संजय नायर जी की बात करेंगे 2024-25 सत्र के लिए एसोचैम के अध्यक्ष यही चुने गए हैं। अभी मैंने आपको बताया किसका, CII का, तो ये कौन थे, संजीव पुरी जी थे। और अगर एसोचैम की बात करेंगे तो संजय नायर हो जाएंगे। सदानंद बसंत दाते की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख 1 अप्रैल 2024 से ये बनाए गए हैं। और NIA में आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और जिसके गृह मंत्रालय मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। फिर यहां पर आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि इनकी सेवानिवृत्ति 2026 तक होगी, 31 दिसंबर 2026 तक। पीयूष आनंद जी को देखें, उत्तर प्रदेश कैडर के पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा मोचक बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स जो फोर्स होती है उसके अध्यक्ष के रूप में या महानिदेशक के रूप में इनको 1 अप्रैल 2024 में अपॉइंट किया गया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर नरसिंह यादव। नरसिंह यादव जी कौन है भैया, 24 अप्रैल 2024 को राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह यादव जी को भारतीय कुश्ती महासंघ वर्ल्ड, मतलब कि देखोगे कि महासंघ जो है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो जो भारतीय कुश्ती महासंघ है आपका, उसका इनको एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया नरसिंह यादव जी को। आयोग का गठन पहलवानों की शिकायतों के निपटान के लिए किया गया। जैसे जो पहलवान वगैरह अभी आपने देखा होगा, कुश्ती के पहलवान जिन्होंने भाजपा के वरिष्ठ सांसद बृजभूषण जी के ऊपर जो आरोप लगाया, सही है कि गलत है उससे मतलब नहीं है हमें, कि वहां पे जो दिल्ली पे बैठे हुए थे, तो उसी से संबंधित कि आगे भी भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटित हो, इसके लिए आयोग का गठन किया गया है। मोहम्मद बेखबर की बात करें, मोखबर लिखा है लेकिन मैंने बेखबर कहा है। 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए राष्ट्रपति इब्राहिम को ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक लाइन मिस हो गई है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इब्राहिम जी थे, इब्राहिम राइसी इनका पूरा नाम था, इनकी जो है दुर्घटना में मौत हो गई, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जो कि राष्ट्रपति थे। और अब उनकी जगह राष्ट्रपति किसे चुना गया, मोहम्मद मोखबर को, जो कि ये उपराष्ट्रपति थे पहले से ही। और इसीलिए जब तक वहाँ पे नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो अभी ये प्रश्न भी बन सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का विमान दुर्घटना में निधन हो गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गए या मर गए, तो उनका नाम हो जाएगा इब्राहिम राइसी, और ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। सोचिए ये वही ईरान है जहाँ पे हमारे चाबहार पोर्ट होते हैं और जहाँ पे मोदी जी अक्सर जाते हैं, और फिर भी वहाँ के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है। अरविंद पनगड़िया जी क्यों चर्चा, मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, जनवरी 2015 से 2017 तक रहे। अरविंद पनगड़िया जी को 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक सौंपेंगे और इनके लिए 2025 से लेकर यानी 2026 से लेकर 2030 तक की पूरी स्ट्रेटजी बनाकर इन्हें देनी है कि अगले 5 वर्ष में हमें कैसे अपनी आर्थिक व्यवस्था को आगे लेकर चलना है। हालांकि अगर इनसे पहले की बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो उनका नाम रहेगा NK सिंह। क्या रहेगा, उनका नाम NK सिंह जी रहेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन कौन है, जनवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का भारत में नया राजदूत नियुक्त किया गया। कहां पर नियुक्त किया गया, WTO में नियुक्त किया गया है। कंचन देवी की बात करें, आगे देखते हैं यहाँ पे कंचन देवी जी को देखते हैं। कंचन देवी जी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसके लिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया कंचन देवी जी को। अब यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन या अभियान पढ़ेंगे जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं विभिन्न देशों के साथ या फिर विभिन्न क्षेत्रों के साथ। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑपरेशन अभ्यास तरंग शक्ति, क्या है, अभ्यास तरंग शक्ति की अगर मैं बात करूं, भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा, और इसमें 10 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, UAE और यूक्रेन तथा अमेरिका ने हिस्सा लिया था। आप देख रहे हो इसमें रूस है, यूक्रेन है तो रूस नहीं होगा, चाइना भी नहीं होगा, पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं होता हमारे साथ। तो ये चीजें भी आप ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे अगर आपको 10 देश याद नहीं है। तो सीधे सीधे आपको एक और तरीका बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, अगर आप इन्हें गौर से देखोगे तो ये क्वाड के हिस्से हैं भारत के साथ, तो ये सारे के सारे देश शामिल हैं। वहीं जर्मनी, स्पेन, UAE, फ्रांस और यूक्रेन, ये सभी देश भी शामिल हैं। तो अभ्यास तरंग शक्ति भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित की गई थी। रेड फ्लैग 24 ये भी भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में, कहां पर, अमेरिका के अलास्का में
तो अलास्का में ये 30 मई से 14 जून 2024 के बीच आयोजित किए गए थे और ये रेड फ्लैग 2024 में हिस्सा लिया था भारतीय वायुसेना ने। तो इसमें भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल विमान भी शामिल हो चुके थे। कौन शामिल हुआ था इसमें? राफेल विमानों ने भी हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर राफेल विमानों ने भी हिस्सा लिया था। तो अगर आपसे पूछेगा रेड फ्लैग किन देशों के बीच में हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच में, और ये अलास्का में आयोजित किया गया था भारतीय वायुसेना के साथ। 1 वीक 1 थीम, यानी एक सप्ताह एक थीम पर काम करने को ध्यान में रखते हुए एक अभियान आयोजित किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल ही के दिनों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हुए 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत की थी। क्योंकि जब मोदी सरकार का गठन हुआ था तो राज्य मंत्री जो जितेंद्र सिंह थे, इन्होंने क्या किया, पूरे भारत के स्तर पे एक नई जो है कि प्रदर्शनी लॉन्च की थी, जिसमें एक हफ्ते तक लगातार इसी पर काम होना था कि जितनी भी मोदी सरकार के अंतर्गत 2014 से लेकर 2024 तक जितनी भी वैज्ञानिक स्तर पर हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सभी को एक छोटी सी झलक के तौर पे प्रस्तुत करना। जैसे चंद्रयान 3 का मिशन हो, या फिर मंगलयान का मिशन हो, या फिर बहुत अलग अलग जो मिशन हमारे द्वारा किए गए, साइंटिफिक जितने भी डेवलपमेंट किए गए, उन सभी चीजों को यहाँ पे प्रेजेंट करना था। अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा डायरिया रोको अभियान। डायरिया रोको अभियान क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी हैं, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने डायरिया रोको अभियान को शुरू किया है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 2024 तक चलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 महीने चलेगा, लगभग 60 डेज का ये प्लान है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये पूरा 60 डेज का प्लान पूरा रखा गया है। आगे देखते हैं, डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को समाप्त किया जाएगा और इसमें बच्चों को ओआरएस और जिंक की गोलियां भी वितरित की जाएंगी। अक्सर होता है ना, डायरिया वगैरह हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है, बच्चे को दस्त लग जाते हैं, तो कई बार होता है बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपका 5 नंबर का जो सैन्य अभ्यास है, जिसे हम लोग कहेंगे रिमपैक। रिमपैक क्या है दोस्तों? चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए दुनिया के 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक का आयोजन किया गया। कितने देश इसमें शामिल हुए हैं? 24 देश। अभी मैंने आपको बताया 24 देश इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे 24 देश शामिल हुए हैं। रिमपैक का आयोजन 25 जून से 2 अगस्त 2024 तक अमेरिका में हवाई में किया गया। अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहां पर किया गया। और इसकी जो थीम थी 2024 की, साझेदार, एकीकृत और तैयार है। मतलब कि जितने भी हमारे आपस में पार्टनरशिप है, जितने भी देश इसमें हैं, और वो सारे के सारे तैयार हैं। किसके खिलाफ? डंडा वंडा लेके एकदम खड़े हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। किसके खिलाफ बैठे हैं दोस्तों? अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपको चाइना को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो ये रिमपैक एसोसिएशन हो गया, मतलब अभियान। और यह अभ्यास दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भाई इसमें 24 देश आपके शामिल हो गए हैं। सैन्य अभ्यास शक्ति की बात करेंगे तो ये भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार 26 मई तक 2024 में, मतलब 13 से 26 मई के बीच उमराई मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो मेघालय में आयोजित किया गया भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच। उसी तरीके से युद्धाभ्यास IMT ट्रिलैट। IMT का मतलब क्या हो जाएगा? IMT यानी कि इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। अब यहाँ पे देख लो, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया की नौसेनाओं का त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्राइलेटरल 21 से 28 मार्च 2024 को मापुतो यानी मोजाम्बिक व जंजीबार, तंजानिया में आयोजित किया गया। ठीक है, तो यहां तक जो है कि निकलेगा। अब आगे बात करते हैं, इसमें भारत के 2 युद्धपोत INS तीर और INS सुजाता ने भी हिस्सा लिया था भारत की तरफ से। दस्तलिक की बात करेंगे, या डस्टलिक भी कहते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है। यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2024 का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच उज्बेकिस्तान के टर्मिज में आयोजित किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच वार्षिक अभियान दस्तलिक का यह 5वां संस्करण है। कितना है दोस्तों? 5वां संस्करण। लैमितीय, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये हाल ही में किया गया। लैमितीय भारत और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच 18 से 27 मार्च 2024 के बीच सेशल्स में लैमितीय मित्रता कूट नाम से इसका आयोजन किया गया और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। इंपॉर्टेंट ये भी रखना कि लैमितीय भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है, जो कि एक द्वीपीय देश है, लेकिन ये द्विवर्षीय अभ्यास है। इन 2 साल में एक बार होता है। ऐसे ही हम देखेंगे टाइगर ट्रम्प की बात करेंगे, जो 2024 में हुआ भारत और अमेरिका के बीच। 18 से 31 मार्च 2024 के बीच त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया है। सैन्य अभ्यास जिमेक्स की बात करेंगे तो जिमेक्स में आप देख सकते हो इस तरीके से होता है। ऐसे आप इसकी एप्लीकेशन बना सकते हो, मतलब कि फुल फॉर्म जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, अर्थात भारत और जापान के समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ।
अब देखो यूपीएससी क्या करती है कि उसके स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनाते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछ लेता है सामान्यतः कि किन देशों के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित हुई है, या फिर बहुत पूछेगा तो कहां पे आयोजित हुई है। डेट बहुत रेयर होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज की पूछी जाए। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करेंगे तो हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच जो पिछले कुछ दिनों में संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पे फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। जैसे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस निकालने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हैती से भी भारतीयों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। सी डिफेंडर क्या होता है? सी डिफेंडर 2024 भारत व अमेरिका के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 से 10 मार्च 2024 को संपन्न किया गया। समुद्र लक्ष्मण की बात करेंगे 2024 में तो भारत हो गया, मलेशिया हो गया, इनके बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो कि समुद्र लक्ष्मण का तीसरी बार विशाखापत्तनम के तट पे संपन्न हुआ। अच्छा, स्थान की अगर मैं बात करूं तो उन स्थानों को जरा याद रख लेना जो भारत में आयोजित किए गए, जैसे समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम में आयोजित किए गए और किन देशों के साथ हुआ, भारत और मलेशिया के साथ। अभी मैंने आपको बताया था उमराई मेघालय में भी आयोजित किए गए। तो जो भारत में स्पेशली आयोजित किए गए सैन्य अभ्यास, उनका स्थान भी एक बार याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इसको भी पूछने की कोशिश कर लेता है। ऑपरेशन दोस्ती की बात करेंगे तो समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और परिचालन बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच अभ्यास दोस्ती का संचालन किया गया। और इसमें ध्यान देना कि मालदीव भी शामिल हुआ, वही मालदीव है जो हमें आंख दिखा रहा था, फिर मोदी जी चल दिए लक्षद्वीप घूमने। मिलन 2024 की बात करेंगे, भारतीय नौसेना के द्वारा 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास मिलन का आयोजन किया गया और ये 12वां संस्करण था। इसमें लगभग 51 देशों की भागीदारी शामिल थी और ये द्विवार्षिक अभ्यास होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है। 51 सेनाओं की पार्टिसिपेशन हुआ था। इस अभ्यास को मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं सदा तंसिक सैन्य अभ्यास। सदा तंसिक किसके बीच हो रहा है? भारत और सऊदी अरब के बीच सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक, और ये राजस्थान में आयोजित किया गया, तो इसे भी ध्यान रख लेना। अभ्यास खंजर की बात करेंगे तो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में यह भी आयोजित किया गया। सहयोग काइजिन की बात करेंगे अगर हम, सहयोग काइजिन जो कि भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया था। डेजर्ट साइक्लोन की बात कर लें तो भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित किया गया था, बीकानेर राजस्थान में। अब यहाँ पर हम आगे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जिसमें योजना और परियोजनाओं को भी पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, नोएडा और हैदराबाद में। तो यूपी से भी रिलेटेड हो गया, तो इसलिए इसको भी याद रख लेना। हालांकि पीएम मोदी जी ने 11 मार्च 2024 को ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें क्या है कि जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ महिलाओं का सिलेक्शन करके इनको ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा और इसके माध्यम से खेतों में उर्वरक का छिड़काव करना भी सिखाया जाएगा, जिससे महिलाओं को एक रोजगार का एक नया जरिया भी मिलेगा। अगली योजना है एक पेड़ मां के नाम। ये यहाँ पे इमोशनल जो है कि करते हुए भारतीयों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि एक पेड़ जरूर लगाएं अपनी माता जी के नाम। पीएम मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। यहाँ पर धरती माता का भी कॉन्सेप्ट था कि हम हिंदू शास्त्रों में अपने भारतीय परंपराओं में धरती को मां मानते हैं। हमारे सुनील शेट्टी भी हैं, कहते हैं कि ये धरती मेरी माँ है। तो बिल्कुल जो धरती हमें जीवित रखती है, जो धरती हमें जीवन प्रदान करने के साथ सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उस धरती को माँ के स्वरूप दर्जा देने में कोई बुराई नहीं है और उसका संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ये योजना शुरू की गई और इसके तहत उन्होंने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाया। कौन सा पौधा लगाया दोस्तों? पीपल का। कई बार होता है यूपीपीसीएस ऐसी अटपटे सवाल भी पूछ लेती है कि पीपल लगाया कि आम लगाया कि नीम लगाया कि बबूल लगाया, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे
एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सितंबर 2024 तक 80 करोड़ और मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई। यानी हर एक भारतवासी के द्वारा, जितनी जनगणना के अकॉर्डिंग 140 करोड़ जो जनसंख्या है, सभी के द्वारा एक एक पेड़ जरूर लगाया जाए। इसके लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज की नीति का पालन किया जा रहा है, यानी कि सभी सरकारें इसमें योगदान दें, चाहे वो राज्य सरकार हो, यूनियन टेरिटरीज की सरकार हो या केंद्र सरकार हो। साथ ही साथ संपूर्ण समाज यानी समाज के हर वर्ग के द्वारा इसमें सहयोग किया जाए, चाहे वो वंचित वर्ग हो, महिला वर्ग हो या फिर दिव्यांग वर्ग हो, बच्चों का वर्ग हो, बुजुर्ग हो, सामाजिक लोग हो, सभी के द्वारा इसका पालन किया जाए। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2254.23 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो ये मंत्रालय कौन था? गृह मंत्रालय था। इसकी अवधि 2024-25 से 2028-29 तक रहेगी और इसमें 3 घटकों पे स्वीकृति दी गई। किस पे? सबसे पहले तो एक देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना होगी, बिल्कुल। दूसरा, देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना होगी। तीसरा, यहाँ पे NFSU यानी कि केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान के दिल्ली परिसर के वर्तमान बुनियादी ढांचे का भी संवर्धन किया जाएगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में उसको भी अपडेट किया जाएगा और देश में विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा और प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। तो ये 3 घटकों को पूरा किया जाएगा। NFIES की आवश्यकता कि नए आपराधिक कानून को लागू होने से जो 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। तो भाई भारत में पर डे जो है कि हजारों की संख्या में अपराध हो रहे हैं और ऐसे भी हीनियस क्राइम हो रहा है जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा देने का प्रावधान बन रहा है। तो उसमें जो फॉरेंसिक जांच करनी पड़ेगी तो उसके लिए अधिक से अधिक प्रयोगशालाओं को स्थापित करना पड़ेगा, लैबोरेटरीज होनी चाहिए और यूनिवर्सिटीज भी होनी चाहिए जहां पे उसकी पूरी तैयारी कराई जाए। तो इसीलिए इसको स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। फॉरेंसिक विज्ञान, अगर हम बात करें, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की भी उम्मीद है और NFIES का वित्तीय परिव्यय यह गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इसको केंद्र सरकार अलग से कोई बजट नहीं दे रही है, जो गृह मंत्रालय को बजट दिया गया है उसी में इसको इंक्लूड करते हुए यूज किया जाएगा। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं स्कूल ऑन व्हीकल्स। स्कूल ऑन व्हीकल्स पहल में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 5 मई 2024 को बाल विद्या परिसर मणिपुर में स्कूल ऑन व्हीकल्स पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना की उप योजना को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8 फरवरी 2024 को मंजूरी मिली है, जिसमें कहा गया कि अगले 4 वर्षों में इसके लिए कुल 6000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और कुल राशि में 3000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और AFD बाहरी वित्त पोषण सहित सार्वजनिक वित्त से आएंगे और शेष 50% या 3000 करोड़ रुपए का योगदान निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा। 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों के लिए सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लागू की जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे आपके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है जो इस बार अभी दी जा रही है। जैसे सौभाग्य योजना इंपॉर्टेंट थी आपकी, प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना जो 2017 में राजस्थान से शुरू की गई थी, और इस बार एक नई योजना होगी सूर्य घर। सूर्य घर का मतलब क्या हो गया? कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम घरों के ऊपर एक सोलर पैनल लगाया जाए जहां से बिजली का प्रोडक्शन हो और हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री मिले। तो इससे संबंधित ये योजना लाई गई है। क्या है योजना? 22 जनवरी 2024 को नई सरकारी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई, जिसे अब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी के अनुसार इसमें 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा और योजना के अनुसार छत पर सौर प्रणाली लगाने से हर एक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली निशुल्क प्राप्त हो जाएगी, निशुल्क मिलने लगेगी। साथ ही साथ जो अतिरिक्त बिजली मिलेगी, क्योंकि सूर्य तो जो है कि अपने चरम स्थिति पे रहते हैं, हमेशा 35 डिग्री, 40 डिग्री, 28 डिग्री का टेम्परेचर रखते हैं, तो इससे अतिरिक्त बिजली की भी जो आपूर्ति होगी, जो मिलेगी आपको एक्स्ट्रा, वो आप बिजली वितरण कंपनियों को भी कर सकेंगे, अर्थात उनका वितरण बिजली कंपनियों को कर सकेंगे।
पीएम सूर्योदय योजना का जो लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का टारगेट रखा गया है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.2 लाख रुपए का जो 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल आता है ना, वो मात्र 30,000 रुपए में लगवाया जाएगा। यानी अगर आप इस योजना के तहत एक लाभार्थी बनना चाहते हो, जो भी इसकी और सेवा शर्तें हो, तो उसके तहत आपकी जो 1.25 लाख का जो सोलर पैनल आता है 2 किलोवाट का, वो सामान्यतः 30,000 रुपए में मिल जाएगा। क्योंकि बाकी पैसा कौन व्यय करेगा? योजना पे 75% केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी और अनुदान देंगे। तो केवल आपको 30,000 रुपए पेमेंट करना, बाकी सारी योजना जो है कि आपको फ्री मिल जाएगी, सारा रूफटॉप सोलर आपका लग जाएगा। तो यहां तक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति और आपकी सैन्य अभ्यास देख लिए, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी देख ली। ये सभी चीजें आज हमने कंप्लीट की है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर 8527594636, इस पर आप व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ की जानकारी ले सकते हो, जहां पर आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें पूरी घटना सार जनवरी से लेकर जून 2024 की पूरी हैंड रिटन नोट सारे टॉपिक के साथ कवर किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।